निरंकुशतावादी विचारों से पहले व्यक्तिवादी विचारधारा उसके विचारों में जो मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बीए पाठ तृतीय का फर्स्ट वाक्य जो हॉब्स का जो अध्याय है, जो इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस विचारक है, संविदावादी विचारकों में प्रथम विचारक के रूप में इसे जाना जाता है। हॉब्स के विचारों में निरंकुशता या निरंकुश राजतंत्र का समर्थन है। उनके विचारों में जितना प्रगाढ़ व्यक्तिवाद दिखाई देता है उतना ही प्रगाढ़ विचार उनके निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में है। हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का जो वर्णन किया है उसका आधार ही समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना का उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उन्होंने कल्पना के आधार पर जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है जिसमें व्यक्ति का जीवन असुरक्षित, अशांति और क्षणभंगुर था, भय आधारित वातावरण था, उसे समाप्त करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर जो समझौता किया जिसे सामाजिक समझौता कहते हैं, जिसका उद्देश्य समझौते का यह है कि शांति व्यवस्था की स्थापना की जाए। तो सामाजिक समझौते का जो मूल उद्देश्य है शांति और व्यवस्था की स्थापना, उसके लिए वह एक व्यक्ति के शासन को ही श्रेष्ठ मानता है और अधिकारों का समर्पण सामाजिक समझौते में सभी व्यक्ति एक व्यक्ति के प्रति इस शर्त पर करते हैं कि वह समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना करे। हॉब्स अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो आधार है उसके मूल में जो निरंकुश राजतंत्र है उसका समर्थन है और उसी के आधार पर उसको निरंकुशतावादियों में प्रथम कहा जाता है या निरंकुश शासन का समर्थक उसे बताया जाता है। हम उनके विचारों में जो निरंकुशतावादी विचार हैं उसको तार्किक ठहराने के जो बिंदु हैं उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संप्रभु संबंधी विचार, संप्रभुता संबंधी विचार है हॉब्स के, वो पूर्ण रूप से उसे निरंकुशतावादी शासक का समर्थन सिद्ध करते हैं। हॉब्स ने कहा है कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न राज्य नामक शक्ति है उसकी शक्ति असीमित है, उस पर वो सबसे ऊपर है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। वह निरंकुश है, वह सर्वोच्च है, वह अदेय है और सभी संस्था और व्यक्तियों से सर्वोच्च है। उसके आदेश ही कानून है, उस पर किन्हीं सामाजिक धार्मिक परंपराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह संपत्ति का रक्षक है जो संपत्तियों को कभी भी समाप्त कर सकता है। अन्य तर्क में ये कहा जाता है कि संप्रभु व्यक्ति के आदेश ही कानून है, यानी कानून संबंधी अवधारणा भी हॉब्स को निरंकुशतावादी ठहराती है। संप्रभु व्यक्ति द्वारा दिए गए और किए जाने वाले कार्य ही न्याय है, उन्हीं में सभी व्यक्तियों का हित निहित है। संप्रभु व्यक्ति के कार्यों की अवमानना करने वाला व्यक्ति दंड का भागी होगा या दंड का वह इस प्रकार का धारक है कि उसके आदेशों का कोई भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, कोई संस्था पालन नहीं करती है, तो वह उसे दंड देने का अधिकारी है। इस प्रकार उसकी शक्ति असीमित है। समाज में कार्य संचालन में अधिकारियों की नियुक्ति, उनका श्रेणीकरण आदि कार्यों के संपादन में भी संप्रभु संपन्न व्यक्ति ही करता है। किस व्यक्ति को कौन से काम सौंपे जाने हैं, किस व्यक्ति को कितनी शक्ति सौंपी जाती है और वह किसके प्रति जिम्मेदार है, ये सब तय करने का राइट है वो संप्रभु व्यक्ति को ही है। व्यक्तियों में या अधिकारियों में जो उसके अंतर्गत काम करते हैं उनका श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन, हायरार्की सिस्टम है, वो
तय करता है संप्रभु व्यक्ति, न कि कानून, जैसे कि आप। संप्रभु की शक्ति अविभाज्य है। हब्स ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य एकमात्र समाज में संप्रभुता को धारण करने वाला समुदाय है। अन्य समुदायों का अस्तित्व उसके समक्ष गौण है। उनके अधिकार राज्य के द्वारा सीमित है, निर्धारित है। राज्य उन अधिकारों का एकमात्र स्रोत है। तो हॉब्स की जो संप्रभुता की अविभाज्यता की अवधारणा है कि संप्रभुता अविभाज्य है, उससे भी हॉब्स एक श्रेष्ठ नरमकुशतावादी सिद्ध होते हैं कि राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च समुदाय और सारे समुदाय व्यक्ति उसके अंतर्गत आते हैं। वो संप्रभुता का एकमात्र धारक है। हॉब्स के अनुसार राज्य का व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अधिकार है। यानी हॉब्स सर्वाधिकारवाद का भी समर्थक है, जो आज के साम्यवाद और नरमकुशतावादी या तानाशाही शासनों में हमें देखने को मिलता है। हॉब्स उसका समर्थन दिखाई देता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर राज्य का अधिकार है। व्यक्तियों का राज्य के प्रति व्यक्ति भावना रखनी चाहिए। राज्य के आंतरिक क्षेत्र में संप्रभु व्यक्तियों का सभी व्यक्ति समुदाय पर अधिकार प्राप्त संप्रभु व्यक्ति को है। सभी समुदाय व्यक्ति राज्य के अंतर्गत है, उसके प्रति सभी को मुक्ति रखनी चाहिए, ऐसा हॉब्स का मत है। तो इस रूप में भी हॉब्स सर्वाधिकारवाद का समर्थन करते हुए नरमकुशवादी शासन का समर्थन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। हॉब्स के अनुसार राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों के विचारों और मतों पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी स्वतंत्रता के संबंध में हॉब्स का कहना है कि राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करके ही व्यक्ति स्वतंत्रता महसूस कर सकता है, स्वतंत्रता का धारण कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। राज्य के जैसे कानून हैं उनके अनुसार ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त कर सकता है। उनसे परे किसी प्रकार की स्वतंत्रता हॉब्स व्यक्ति को नहीं प्रदान करता। इस रूप में भी हॉब्स हमारे सामने एक नरमकुशतावादी विचारक के रूप में सामने आता है। हॉब्स सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत हमें बतलाता है कि राज्य को व्यक्तियों ने समझौते के कारण जो अधिकार प्रदान किए हैं या सौंपे हैं, संप्रभु उन्हें वापस लौटाता नहीं है। यानी संप्रभु समझौते के द्वारा जो संप्रभु उत्पन्न हुआ है, उसको अधिकारों का जो समर्पण समझौते के द्वारा किया है, वो अधिकार व्यक्ति को वापस नहीं मिलते हैं, जैसा कि लौटने का। राज्य उनसे अलग भी नहीं कर सकता उन अधिकारों को, वो उनका स्थायी अधिकारी बन जाता है समझौते की शर्तों के अनुसार। इस रूप में भी अधिकारों के संबंध में व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता समझौते से अलग होने की नहीं होने के रूप में भी हॉब्स नरमकुशतावाद का समर्थन करता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। हॉब्स का संप्रभु अपने कार्यों के लिए कृषि के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अतः उसके कार्यों के लिए यानी अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। वह अपने कार्यों के प्रति किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य व्यक्ति के जो कार्य हैं उनका तो वो निरीक्षण कर सकता है, उनका अवलोकन कर सकता है, लेकिन राज्य के कार्यों का कोई व्यक्ति निरीक्षण अवलोकन नहीं कर सकता। और यदि किसी को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति उसी सीमा तक दर्ज करा सकता है जहाँ तक राज्य उसको अनुमति दे, अन्यथा राज्य के कार्य किसी भी कानून से बंधे हुए नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हॉब्स के जो व्यक्तिवाद और संप्रभुता संबंधी जो विचार है उसका विवेचन करने से हम इस बात पर या निष्कर्ष पर पहुँचते हैं
कि हाब्स व्यक्तिवाद और संप्रभुतावाद संबंधी विचारधारा से दोनों का समन्वय करता है, जिसमें एक तरफ वे व्यक्तिवादियों की भांति राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता को सबसे सर्वोपरि रखते हुए व्यक्तिवादी ठहरता है। दूसरी ओर संप्रभुता संबंधी विचारों में राज्य को सर्वोच्च संस्था घोषित कर देता है। इस रूप में वह निरंकुशतावाद के समर्थकों में या उस के समर्थन में सबसे प्रथम व्यक्ति के रूप में सिद्ध होता है। इसीलिए डनिंग ने हब्स के सिद्धांत में राज्य शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी मूल आधार पूर्णतः उसका व्यक्तिवादी है, यह डनिंग ने कहा है। उसने अपने नवीन विचार का विकास किया कि राज्य केवल व्यक्ति के साथ साथ व्यक्ति के समझौते से जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार डनिंग भी ये सिद्ध करता है कि हाब्स के विचारों में व्यक्तिवाद और निरंकुशतावाद का समन्वय सामाजिक समझौते सिद्धांत की उपपरिणति है। हम कह सकते हैं कि हाब्स के जो विचार हैं वो व्यक्तिवादियों के लिए श्रेष्ठ है और निरंकुशतावाद के समर्थकों के लिए भी उपयोगी है। उसने यद्यपि व्यक्ति के कल्याण और उसकी सुरक्षा के लिए राज्य को सत्य घोषित किया है, उसने राज्य के निरंकुशता का अधिकार इसलिए दिए है कि वे समाज में शांति की स्थापना रखे और व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो अत्यावश्यक था, जिसके लिए ही सामाजिक समझौता किया गया। इस प्रकार हाब्स निरंकुशतावादी विचारक सिद्ध होने के साथ साथ व्यक्तिवादी भी विचारक के रूप में हमारे सामने आता है। धन्यवाद।